क्या हाल है? ठीक। कुछ लोग नए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग आ नहीं रहे थे। जो आए हैं आज पहली बार, इसके पहले का लेक्चर वो देख पाए हैं? देख लिया है? ऑनलाइन देखा था? पहली चीज तो ये है कि अपने क्लास का माहौल एकदम सकारात्मक रखिए आप लोग। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्लास का माहौल बिल्कुल सकारात्मक, नकारात्मक माहौल से बिल्कुल दूर। क्लास में जब भी कुछ भी आपको बताया जाए पहले सुन लीजिए। किसी को कुछ भी पूछना है, ऑफिस में हम बैठते हैं, पूछ लीजिए। ठीक है, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जब हम एक प्रवाह में बहते हैं तो हमको बहने देंगे, उसमें कोई रोकने उकने का काम नहीं करेगा। ठीक, और अभी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक प्रश्न 2022 का है, मैं थोड़ा सा आपके सामने पूछता हूं और आप मुझे बताइएगा। देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ध्यान से सुनना, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, क्या मुक्त बनाना है? भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और खूबसूरत दिमाग वालों का देश बनाना है। और खूबसूरत, जैसे आप सब खूबसूरत हैं, ऐसे खूबसूरत जो दिमाग वाला देश बनाना है, तो मैं दृढ़ता से यह मानता हूं कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। पहला पिता, दूसरा माता और तीसरा गुरु। फिर से सुन लो प्रश्न। अगर किसी देश को, अपने कॉपी पे लिखो, इसका उत्तर जो है सब सोचना। एथिक्स में पढ़ा लिखा कुछ नहीं आएगा, वहीं दिमाग खोलना पड़ेगा। अगर किसी देश को जल्दी कॉपी खोलो भाई, अभी तो कुछ लोग पेज खोल रहे हैं, जल्दी खोलो। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और उसे खूबसूरत दिमागों वाला देश बनाना है, और उसे खूबसूरत या सुंदर लिख सकते हैं, या खूबसूरत दिमागों वाला देश बनाना है, तो मैं दृढ़ता से यह मानता हूं, कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं। 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं, पिता, माता और गुरु। 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। पिता, माता और गुरु। टिप्पणी करें 150 शब्द। पिता, माता और गुरु। क्या प्रश्न है ये? क्या कह रहा है? जिसने अपने पिता को देखा होगा, माता को देखा होगा, अपने गुरु को देखा होगा, इस प्रश्न को लिख देगा। ये बात कही है डॉक्टर कलाम ने। ठीक है, और उन्हीं के स्टेटमेंट से प्रश्न पूछ लिया एथिक्स। बात समझ में आ रही कि अगर हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त और जो सुंदर, यहां पे सुंदरता का मतलब ये है, या खूबसूरत का मतलब ये है कि जहां पर सबका सम्मान हो, एक सुंदर देश बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा यह मानना है
कि 3 जो सामाजिक सदस्य हैं उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 सामाजिक सदस्य, कौन? और अध्यापक या गुरु, शिक्षक। कैसे? तो पहली पाठशाला मां, कहानी सुनाई था पहले दिन, कहानी कान काट लिया था बच्चे ने। मां जो है पहली पाठशाला है, पिता रोल मॉडल है। मां पाठशाला है क्योंकि बच्चा सबसे पहला शब्द ही बोलता है मां। और अगर मां कायदे की है, अच्छी है, नैतिक है, दमदार है। अब यहां दमदारी का मतलब यह है कि थोड़ा सा मूल्य परक बातें देने वाली है। अब ये ना हो कि बेटा उनके लड़के को मार के आ गया, अच्छा किया। कुछ माताएं होती हैं कहती हैं कि उसके लड़के को क्यों मारा, अपने की भी पिटाई कर देती है ज्यादा। मतलब यहां पर आपको जो गलत करने पर आपको दंड देने का भाव, सही करने पर आपको प्रोत्साहित करने का भाव, ये चीजें अगर आपको परिवार में मिले, माता से मिले, पिता से मिले, तो आप गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और अगर ये चीज, जो भी अपराध करने वाले लोग हैं, अगर आप देखेंगे उन परिवारों में अपराधी निकलने की संभावना बहुत कम है जहां का माहौल बहुत अच्छा हो, जहां पे अच्छा वातावरण दिया जाता है बच्चों को। और जहां का वातावरण ही खराब है, लड़ाई झगड़ा मारपीट को प्रोत्साहन दिया जाता हो, छोटे बड़े की कोई कद्र ना हो, फिर समाज खूबसूरत नहीं होगा, बदसूरत हो जाएगा। वो अपने परिवार में ही बहुत ज्यादा कलह पैदा कर देगा। नहीं, ऐसे ही बच्चे हैं आज के समय, माँ बाप को ही उन्हीं के घर से निकाल दे रहे हैं, कह रहे हैं पापा बहुत हो गया, रह लिए अपने घर में, अब जाओ, और मम्मी को भी ले जाना। ये स्थिति है। अब ये समझने की जरूरत है कि यूपीएससी आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ रहा है, प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति ये है। और आज हमें समाज में नैतिक मूल्य देना है, अच्छा आचरण देना है और व्यवहार करने की शिक्षा देनी है। क्या क्या देना है? नैतिक मूल्य, अच्छा आचरण और व्यवहार करने की शिक्षा। कैसा व्यवहार आप करेंगे? हाँ, अच्छा, क्या इसमें जो समस्या हो रही है, 1 मिनट, एकदम वाइट हो जा रहा है, कहां, क्या ठीक लग रहा है? अच्छा ठीक है, जो ब्लैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी ब्लैक कर देंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा ब्लैक अच्छा तो लगता ही है। इसके इसका कोई सिस्टम जानता है तो आ जाए भाई। इसमें इसमें तो हमें थोड़ा सा आइडिया कम है, हमारे वाले में तो पता है। ये इसमें, हाँ शायद इसी से ही, नहीं ये ठीक है। इसमें फिर ये नहीं, ये भी नहीं, अभी इसी पे ही देख लो, कोई नहीं, आगे उसको कहां से, यहां से, कोई नहीं, इस पे ले आओ। ये भी एक नया नया खेल है, कोई नहीं, आ गया हमारा।
ठीक है, अब इसको देख लेना, जब ब्लैक हम कर देंगे इसमें। तो ये बात समझ में आ रही मैं क्या प्रश्न आपको बता रहा हूं। इसलिए स्टार्टिंग में एक जो केस स्टडी से हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रश्न लेकर कि किस तरीके के समाज को बनाने की बात हो रही है, कि समाज कैसा हो, नैतिक, अच्छे आचरण वाला और व्यवहार करने वाला। ये तीनों चीजें ही जो है ना, ये अपने सबसे पहले अपने परिवार और उसके बाद शिक्षक। अच्छा शिक्षक मिल जाए ये भी बहुत बड़ी भाग्य। अच्छे टीचर मिलना भी आज के समय में पैसा देने पे भी मिल जाए तो बड़ी बात है। पैसा देने के बाद भी नहीं मिल रहा, नहीं, आप लोग समझते ही होंगे, ये दर्द तो भारी है। अच्छे टीचर की मतलब ये स्थिति है कि अच्छा टीचर आपको ये जरूर बता देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहां इसी बात को रखा गया है कि हमें भ्रष्टाचार को लेकर, जो भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट आचरण, किसी दूसरे का मारना, हक लेना, ये हमें अगर स्टार्टिंग से ही रोक दिया गया तो हम भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचेंगे। इसमें हम उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले हमें जो मां के ऊपर, फिर पिता के ऊपर और उसके बाद अपने शिक्षक के ऊपर 3 बातें लिखनी, उसके बाद इसको कंक्लूड कर देना है 150 शब्द, बात खत्म हो। एक प्रश्न और आपको बताता हूं, फिर अपने उस पे आएंगे। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपको सफलता पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ा है। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपको अपनी सफलता पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ा है। कालिदास बनने के लिए आपने क्या छोड़ा है, आईएएस बनने के लिए आपने क्या छोड़ दिया। अगर आपने बहुत बड़ा छोड़ दिया तो फिर आपकी सफलता उतनी मूल्यवान नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस बनने के लिए यहां आए, लेकिन आपने अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के भी आप यहां आए जो आपके ऊपर थी। अब आप उन जिम्मेदारियों से अलग हट चुके हैं, यहां खड़े, यहां पढ़ रहे हैं। उन जिम्मेदारियों को जो निर्वहन कर रहा होगा वो आपके नाम पे कर रहा है कि फलाने भैया दिल्ली गए हैं, दीदी दिल्ली गई हैं, अब उनके जगह हम ही को करना पड़ेगा। उसकी कीमत क्या है? यह प्रश्न यहां पे इसी बात को रख रहा है कि आपको अगर कोई सफलता चाहिए तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? लोग प्रेम में हैं, जो प्रेम करता है वो कहता है कुछ अच्छा करके दिखाओ। लड़का आ गया आईएएस बनने, हो गया आईएएस तो विवाह ही नहीं किया, या उससे पहले उसका ही विवाह हो गया। हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। यहां ये बात, इस तरह के प्रश्न यहां पर आपको लिखते समय बहुत सारी चीजों को सोचना आना चाहिए। यूपीएससी का एग्जाम वही व्यक्ति क्रैक कर सकता है जिसको सोचना आ जाए, और शिक्षक का काम यह है कि आपको सोचने पर विवश कर दे। इसीलिए इसका जो पिछला प्रश्न भी था उसमें भी यही बात, शिक्षक आपको समाधान से ज्यादा जिज्ञासा भी पैदा कर देगा, जिज्ञासु बना देगा। अच्छा इसको ही पढ़ ही लेते हैं अब चल के आज घर, और कुछ नया सोचना, विचारवान। रटंत विद्या कभी काम नहीं आई है। रटने वाले लोग बहुत लंबी सफलता कभी नहीं प्राप्त कर पाए। इसीलिए समझ वाली विद्या चाहिए। इसीलिए आपसे निबंध पूछता है कि जब आप भूलते हैं तब आपकी शिक्षा शुरू होती है। जब आप ऐसी पढ़ाई भूल जाते हैं जो स्कूलों में पढ़ाई गई है तो वहां से सीख शुरू होती है। निबंध है इस पर। ये सब चीजें तभी लिख पाओगे जब कुछ विचार चले, अंदर थिंकिंग होने लगे, बैठे उसके बाद अपने आप फ्रेम बनने लगे। तो समझ पा रहे हैं ये प्रश्न? प्रश्न इजी है, देखने में एकदम आसान लग रहा है, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको लिखें, कि आप अपनी ऊर्जा,
अपना धन, अपना समय जो खर्च कर रहे हैं उसके बदले क्या मिलेगा, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे। कुछ खोकर पाना है, एक गाना भी है ना, कुछ खोकर पाना है। तो यहां कुछ खो भी रहे हैं आप, और उसके बाद क्या पाएंगे, अगर वो ठीक पा गए उसके बाद लोगों के जीवन में क्या दे सकते हैं। इसीलिए सफलता का मूल्यांकन इस बात पे होगा कि सफलता को पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा है। माता पिता की सेवा छोड़नी पड़ी, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ी, बहुत सारे लोग छोड़ने पड़े, हो सकता है बहुत सारे लोगों से लगाव रहा हो, रोते हुए आना पड़ा हो कि अब फिर मिलेंगे, अब फिर मिलेंगे, अब हो सकता है कि अब फिर मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिंदगी रिवर्ड नहीं करती। तो एक बार जो गाना चल गया तो वो चल गया। हम तो अपने जीवन से बताते हैं, कभी वापसी हुई नहीं तो आपकी कैसे होगी। एक बार दिल्ली आए, आज तक तो वापस नहीं हो गए, लंबा समय हो गया। चाहते हैं कि जाके गांव रह लें, गांव के जो पेड़ के नीचे बैठ लें, समय ही नहीं है। खोया क्या है, खोया ही बहुत कुछ है। पाया क्या, पाया उसकी तुलना में कम है जो खो दिया। प्रश्न ऐसे हैं जीवन, जहां पे एग्जाम्पल देकर आप अपनी बातों को रख दें। यूपीएससी में इसीलिए इथिक्स के पेपर में हर व्यक्ति के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, सबके अलग अलग उदाहरण है, सबके सही है, किसी गलत नहीं। ये लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा लिख के आए हैं, लेकिन नंबर आता है 80, 70, 250 में। जो लोग कहते हैं एकदम अपना बता के आए अनुभव, नंबर आता है 140, 150। अपना अनुभव चाहिए, ज्ञान अपना दीजिए जो आपको अनुभव हुआ। ठीक है, ठीक है, बीच बीच में ऐसे ही जो प्रश्नों पे चर्चा होती रहेगी। अच्छा लगा, ठीक। कहां तक पहुंच गए थे, मूल्य हो गया था, कहां तक हुआ था कि आज के समय में, अच्छा मूल्य की हेडिंग डाली थी, अभी लिखना है। पहले बताओ मूल्य क्या होता है, मूल्य क्या होता है भाई, फटाफट बताओ, मूल्य क्या होता है। किसी की इच्छा करना, हम्म हम्म मूल्य क्या होता है, हाँ जो हमारे भौतिक और, हम भौतिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करें उन्हें मूल्य कहते हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। जो हमारे भौतिक और मानसिक, तो भौतिक का मतलब क्या है, जो आज के समय में हमारी आवश्यकताएं हैं, अच्छा कपड़ा, गाड़ी, घर, एक अच्छी जिंदगी जो हम चाहते हैं। तो मानसिक सुख क्या है, अच्छा लगे, नहीं, किसी को पुस्तक पढ़ने में मजा आ सकता है, उसका मूल्य वही हो सकता है। अच्छे विचारों को पढ़ने में किसी को अच्छा लग सकता है। तो मूल्य के बारे में थोड़ा एक दो लाइन लिखिए। मूल्य वे मानदंड हैं, मूल्य वे मानदंड हैं मूल्य वे मानदंड हैं जिसके आधार पर, जिसके आधार पर मानव के आचरण का, जिसके आधार पर मानव के आचरण का उचित और अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर मानव के आचरण का उचित और अनुचित के रूप में निर्धारण किया जा सके, निर्धारण किया जा सके। क्या मतलब हुआ भाई मूल्य का, क्या है मूल्य,
सही गलत क्या है, सही क्या है, गलत, कुछ अच्छे मूल्य होंगे, कुछ बुरे मूल्य होंगे। अगला पॉइंट बनाइए, मूल्यों के प्रकार। मूल्यों के प्रकार, सबसे पहले लिखिए साध्य मूल्य। साध्य, उस दिन समझाया था, खूब कहानी वानी सुनाई थी, याद नहीं रख रहा है। मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैल्यू, है ना, वैल्यू। लोग कहते हैं हाँ, ये किस भाषा में हो गया, इसमें क्या दर्द हो गया इसको भाई। अच्छा, ये यहां से इसको सही करना, ठीक। इसको बीमारी एक नई पकड़ ली, कोई बात नहीं, इस बीमारी से हमें कोई आहत होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसको देखते हैं, चलिए। तो मूल्य, तो मूल्य में भी जो साध्य, साध्य, अब एकदम सही चलने लग गया, ठीक। तो पहले बनाइए साध्य। साध्य क्या है, साध्य मूल्य जो आखिरी में मिले, एंड, आखिरी में मिले, क्या होता है, आखिरी में जो प्राप्त होगा, साध्य, लक्ष्य के मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। और अभी क्या है लक्ष्य आपका, आईएएस बनना, वही निर्वाण है। फिर आपको पता चलेगा कि निर्वाण के बाद एक और निर्वाण लेना होगा, फिर जीवन के संकट का आएगा उसमें ना, आईएएस आईपीएस हो जाएंगे, फिर हर व्यक्ति दबाव में, आपको इतने फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं उठाएंगे, वो लोग वहीं से दुखी हो कि आपको गाली देंगे। आईएएस हो गए, बताइए, देखो तोप हो गए, बड़े कष्ट होंगे। अभी आप यहां पढ़ रहे हैं, आप हो जाएंगे, उसके बाद और कष्ट। अब फिर आप जब गुस्सा के बोल देंगे, यार रोज रोज क्यों फोन करते, बहुत काम होते मेरे पास। साध्य मूल्य का मतलब आखिरी में जो मिलेगा, एंड वैल्यू, जो सबसे आखिरी में प्राप्त हो। क्या प्राप्त होगा आखिरी में, साध्य क्या है, वैसे तो निर्वाण है जो बुद्ध ने कहा, मुक्ति, लेकिन सबको नहीं चाहिए। कुछ लोग कहें हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भुक्ति चाहिए। भुक्ति मतलब संसार, सर संसार दिला दीजिए, तो संसार लीजिए, संसार यही है। लिखिए जो साध्य मूल्य में क्या, ऐसे मूल्य, ऐसे मूल्य जो अपने आप में शुभ, ऐसे मूल्य जो अपने आप में शुभ और मूल्यवान होते हैं। शुभ, शुभ और मूल्यवान, ऐसे मूल्य जो अपने आप में शुभ और मूल्यवान होते हैं। एक लाइन और लिख दीजिए, ऐसे मूल्य देश काल से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मूल्य देश काल से स्वतंत्र होते हैं, देश काल से स्वतंत्र होते हैं, देश काल से स्वतंत्र। अभी समझा रहा हूं, आखिरी में जो वहां आईएएस में पहुंचोगे तो फिर कुछ और हो जाएगा। मतलब ऐसे मूल्य आखिरी होते हैं, निरपेक्ष, वहां पर आपके पहुंचने के बाद सब खत्म ही हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है। तुम डूब गए दरिया में तो फना हो जाओगे, वही स्थिति है मूल्य की। साध्य मूल्य का मतलब है डूब जाना है, फिर बाहर निकल के कोई किसी को नहीं बताएगा कि
कैसा क्या है। निरपेक्ष मूल्य, इसी की बात ये हो रही है। ऐसे मूल्य देश काल से स्वतंत्र होते हैं, उनको देश काल की किसी परिधि में नहीं बांध सकते। कितने समय के बाद ये हमारा मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि मिलेगा तो फिर कुछ दूसरा हो जाएगा। इसलिए ऐसे मूल्यों को निरपेक्ष कहते हैं, वो समय सापेक्ष नहीं होंगे। इसीलिए इस पे बहुत जो दार्शनिक बात भी हो सकती है। कबीर साहब इस पे बड़े प्रासंगिक है। जो गुड़ खाएगा वो गुड़ की मिठास जब तक दूसरा गुड़ नहीं खा लेगा तब तक बता नहीं पाएगा। विरही की गति, अगर कोई व्यक्ति जो विरही है, दुख में है, उसकी गति वही बता पाएगा जो खुद भी विरह में हो। अब यहां पर साध्य मूल्य का मतलब ये हो गया, ऐसे मूल्य जो स्थायी होते हैं और शाश्वत होते हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो कभी मिटेंगे ही नहीं। साधन मिट जाएंगे, साधन मिट जाएंगे, लेकिन साध्य मूल्य कभी मिटेंगे नहीं। तो साधन मतलब टैक्टिस, कैसे आपने अपने साध्य को प्राप्त किया। जैसे बुद्ध अपने घर से निकले, तपस्या किया, वो क्या है, साधन। जो उनको मिला निर्वाण, वो क्या है, साध्य। ठीक, जैसे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, संघर्ष किया, बहुत सारे आंदोलन चलाए, वो क्या है, सारे साधन। तो साध्य क्या है, आजादी मिली, आजादी मिल गई। आज भी आजादी को बनाए रखने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। मर सकते हैं, सर कटा सकते हैं, लेकिन झुक सकते नहीं। इसीलिए तो इमरजेंसी में आपने किया था 1975 में, अपने ही लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये यहां पे समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे मूल्य आएंगे, निरपेक्ष मूल्यों में बहुत सारे मूल्य आएंगे। न्याय, समानता, स्नेह, सब आएगा इसी में। न्याय में लिख दीजिए, न्याय, समानता, स्नेह। स्नेह क्या होता है, प्रेम, लगाव। लोगों को किसी से स्नेह होगा तभी तो कोई किसी से बात करेगा। स्नेह ही नहीं होगा तो कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहेगा। स्नेह मतलब लगाव भी होना चाहिए। अब लगाव कैसे पैदा होगा, जब हमको उसके भीतर जो समस्याएं हैं या वो जिस समस्या में है हमें भी वो समस्या समझ में आने लग गया। बुद्ध के भीतर कहां से करुणा पैदा हो गई, लोगों को देखकर। ऐसी करुणा तो आज तक किसी में पैदा नहीं हुई, इसलिए बुद्ध बुद्ध हो गए। तो यहां आप देखें कि ऐसे मूल्य जिसमें न्याय हो, समानता हो, स्नेह हो, प्रेम हो, ये सारे मूल्य, न्याय, समानता, स्नेह, प्रेम, इसमें सब कुछ शामिल होंगे। और हमेशा समाज में इनकी आवश्यकता बनी रहेगी। कभी भी समाज कंप्लीट न्याय वाला नहीं हो सकता, कभी भी समाज पूरी तरह से एकदम समान नहीं हो पाएगा। हो जाएगा क्या, अभी है क्या समाज एकदम समान? क्या महिलाओं पुरुषों को लेकर जो भेद था महिलाओं को लेकर, आज वो एकदम मिट गया? नहीं मिटा, तो मिटना है उसको। इसीलिए अगर आप देखें तो यहां पर ये क्या है, जो साध्य मूल्य कैसा है, निरपेक्ष मूल्य है, जो हमेशा हमारे लिए प्राप्त करने योग्य होगा। इसको हमेशा प्राप्त करना चाहेंगे। अगर आप देखें, जैसे उदाहरण के लिए मार्क्स कहता है एक वर्ग विहीन समाज। मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स, एक वर्ग विहीन समाज। ये कैसा जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है, ऐसा होगा क्या? ये तो यूटोपिया है। मार्क्स कहता है एक रक्त रंजित क्रांति होगी, दुनिया के मजदूरों, सर्वहाराओं, तुम सब एक हो जाओ, हसिया कटार ले आओ और एक रक्त रंजित क्रांति कर दो।
पूंजीवादियों को खत्म कर दो, सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। नियंत्रण हाथ में ले लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन नियंत्रण जब हम हाथ में लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि दुनिया ने वो भी मॉडल देख लिया। वो रशिया में 1917 की रूसी क्रांति के बाद हमने देख लिया, खूनी रविवार अलग अलग देशों में आगे आप देखेंगे, जहां जहां आया साम्यवाद वहां बहुत सारे खतरे पैदा हो गए। चाइना में 1949 में क्रांति हुई, वहां भी साम्यवाद आया, माओ त्से तुंग नाम का व्यक्ति खड़ा हो गया। तो संघर्ष पैदा होगा सब जगह। वर्ग विहीन समाज एकदम पैदा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां वास्तव में सबके लिए समता हो। अब यही समता राम राज्य में है। राम के यहां, उनके राज्य में न किसी के प्रयास कोई जो दुख है दैहिक ताप है, न दैविक ताप है, न भौतिक ताप है। सब बुद्धिमान हैं, सब प्रबुद्ध हैं, किसी को दंभ नहीं है, अभिमान नहीं है अपने ज्ञान का, सब ज्ञानी हैं, सब गुणी हैं, और सबके लिए अवसर की समता है। इसीलिए भारत के संविधान के जो सबसे पहले पेज पर राम राज्य, राम दरबार का चित्र था, इसीलिए था। राम का राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है भाई। राम के राज्य में मर्यादा की बात है। आज मैंने इसी बात को सुबह में भी रखा था क्लास में कि राम ने अपनी पत्नी सीता को छोड़ा मर्यादा के लिए, नैतिकता के लिए। तुलसीदास जी ने नहीं लिखा उसको, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें बात है चर्चा। क्योंकि राजपद हमेशा बहुत ज्यादा नैतिकता की डिमांड करता है। आईएएस बनने के बाद अगर आपके ऊपर एलिगेशन लग गया, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मंत्री, अगर एक्सीडेंट हो जाता है या रेलवे की कोई दुर्घटना हो जाती है, इस्तीफा दे देते। नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। किसी पद पे हम बैठे हैं और हमारे खिलाफ अविश्वास हो गया, उस दिन से उस पद पर बैठने लायक हम नहीं है। राम के साथ भी यही हुआ। राम ईश्वर के रूप थे, लेकिन उनके खिलाफ एक मनोदशा लोगों की क्रिएट हो रही थी। और एक व्यक्ति ने बोला, वो भी हर व्यक्ति नहीं बोल रहा था, एक व्यक्ति, एक धोबी ने ये कहा, उसकी पत्नी 2 दिन लेट आई आते समय, क्योंकि रास्ते में जो बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, 2 दिन लेट आई। तीसरे दिन आई तो राम ने पूछा, जो राम कह रहे, जो धोबी ने पूछा, भाई तू इतना लेट क्यों आई? मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। फिर भी उसने बहुत सारी बातें बोल दी कि मैं राम नहीं हूं। जैसे राम जी ने, वो तो सीता जी हैं, वो तो राज परिवार है, हम नहीं कर सकते ऐसा। और ये सूचना उस समय गोपनीयता बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे इन्फॉर्मर रहते थे राज्य में। कोई भी अच्छा राज्य रहा होगा तो उसके इन्फॉर्मर बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी सूचना राजा तक जरूर पहुंचती है। असली राजा, असली अधिकारी वही बनेगा जिसके इलाके में अगर पत्ता भी खड़कता है तो उसके पास मैसेज आ जाता है। जिस दिन ऐसा कोई अधिकारी बन जाएगा, आईपीएस हो गए आप, कोई केस होने वाला है, कुछ भी होने वाला, आपके पास सूचना आ गई, आपके मुखबिर रहे हर जगह। अब आ गई प्रभु राम के पास सूचना कि भाई ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं, ये तो नैतिकता के खिलाफ है, राजपद के खिलाफ है, ये तो रघुकुल जो वंश है वो कलंकित हो जाएगा मेरे नाम की वजह से। तब उन्होंने कहा कि भाई, जो बुलाया और ये बोला कि तुम्हें जाना पड़ेगा। इसके पहले सीता जी ने एक बात ये भी बोल दी थी कि मैं कुछ दिन जो ऋषि आश्रम में रहना चाहती हूं, कहीं थोड़ा वन में रहना है मुझे, क्योंकि एकांत में ही साधनाएं होती हैं। वो सामान्य जो महिला पुरुष की तरह से लोग नहीं रहे होंगे ना। अब आप सोचिए कि सीता उस समय गर्भवती थी जब छोड़ी गई थी। राम की नैतिकता, राजपद और एक जो पति का धर्म, दुविधा क्या है? पति का धर्म तो व्यक्तिगत है, राजपद क्या है? उस पूरे इलाके के लिए है, क्योंकि रघुकुल पे प्रश्न खड़ा हो गया। लक्ष्मण को बोला कि कल सुबह होते ही इनको छोड़ाओगे,
सुबह का मतलब सुबह लक्ष्मण रोने लगे, भरत रोने लगे, सब रो रहे हैं। क्यों छोड़ के आना है भैया? कोई बात नहीं, जो प्रश्न पूछे तो राम कहें कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर ये काम नहीं हुआ तो किसी ने पूछना ही बंद कर दिया। राम से सब बहुत प्रेम करते थे। राम भीड़ के वजह से नहीं वहां पे शासक बने थे, राम अपनी नैतिकता पे शासक थे। भीड़ तो उनको बहुत समय से शासक बनाना चाहती थी, जब भरत आए थे तब भी शासक बनाना चाहती। भीड़ तो यही बोल रही थी कि आप चलिए, उनके भाई लक्ष्मण बोल रहे थे आप बोलिए तो मैं अभी यहां पे पूरा आपका राज्य बना देता हूं। राम की नैतिकता अलाउ नहीं कर रही। इसीलिए एक बात को समझिएगा कि जब आप सर्विस में जाएंगे, कभी कभी भीड़ आपको एकदम उल्टी बात कहेगी, लेकिन आप अधिकारी होकर आपको उस बात की नैतिकता का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि वो बात कितनी सही है, क्योंकि भीड़ हमेशा ठीक नहीं बोलती। और अगले दिन सुबह लक्ष्मण ने ले जाके वन में उनको छोड़ दिया, और जैसे ही सीता जी वन में गई तो वहीं बेहोश हो गई थोड़ी देर के बाद। और वहां पे वाल्मीकि आए, फिर वाल्मीकि अपने आश्रम ले गए और वहां पर सीता जी वन देवी के रूप में रही। कभी कोई शिकायत नहीं पति से, क्योंकि वो भी समझती थी कि राजपद है। और जो फिर वहां पे आप जानते ही हैं कि नियति में जो होता है कि शक्ति सामर्थ्य जिसके पास होगी वो व्यक्ति जरूर जाना जाएगा। लौकुश जैसे उनके पुत्र, बांध लिया उन्होंने घोड़ा अश्वमेध का। भगवान राम ने अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा, उस पे ये लिखवा दिया कि चेतावनी है कि अगर इस घोड़े को कोई जो पकड़ लेगा तो फिर हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इन बच्चों ने कहानी बचपन में सुन रखी थी अपने गुरु से कि राम कोई राजा है, ऐसा ऐसा उनका राज्य है, बड़े शक्तिशाली हैं। हसीम बच्चों ने पकड़ लिया, और जो बच्चे किसी सामान्य के तो है नहीं, साधना रत जो व्यक्ति होगा वो जंगल में भी रहेगा, वो बेहतर मां के रूप में स्थापित हो। यही तो प्रश्न है यहाँ पे कि अच्छी मां, सीता अच्छी मां भी है, अच्छी पत्नी भी है। लोगों ने उनके नाम पर महिला अधिकार उठाए, उन्होंने कभी नहीं पूछा होगा, आखिरी में ये पूछ दिया कि अब कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी। और उन लौकुश ने सामर्थ्य का परिचय दिया कि सारे भरत से लेके जितने बड़े योद्धा थे सबको बंदी बना लिया, छोटे से बच्चे। इसका मतलब सामर्थ्य किसी में भी पैदा हो सकती है, अगर उसको नैतिकता के साथ जीवन दिया जाए तो, संयम के साथ उसको पाला जाए तो, सही शिक्षा दी जाए तो। ये यहां आपको समझना पड़ेगा कि मूल्यों के स्तर पे एक ऐसी व्यवस्था। तो बात समझ में आ गई? जो निरपेक्ष मूल्य पे इतनी बातें हो गई, साधन मूल्य पे आइए, एक लाइन लिखिए, साधन मूल्य। साधन मूल्य ऐसे मूल्य जो अपने आप में मूल्यवान न होकर, जो अपने आप में मूल्यवान न होकर किसी लक्ष्य के साधन के रूप में मूल्यवान होते हैं, किसी लक्ष्य के साधन के रूप में, किसी लक्ष्य के साधन के रूप में मूल्यवान होते हैं। इसका मतलब समझ में आया किसी को? ये अपने आप मूल्यवान नहीं होते, लेकिन जो लक्ष्य आपने बनाया है उसके साधन के रूप में मूल्यवान है। वैसे इनका कोई बहुत विशेष मूल्य नहीं है। और अगर आप देखें ये मूल्य कैसे होते हैं, सापेक्ष मूल्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ आपने संघर्ष किया, उस समय जो हमारे सामने की परिस्थितियां थी वैसे साधन अपनाए गए। क्या आज भी वैसे ही साधन अपनाए जाएंगे? नहीं, ये समय सापेक्ष होंगे, इसीलिए इनको सापेक्ष मूल्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सापेक्ष
ये सापेक्ष मूल्य होंगे, हर काल के लिए अलग अलग। क्या मतलब समझ में आया? नहीं समझी? आ गई बात समझ में? सापेक्ष मूल्य मतलब आजादी के समय जो जो हमको आवश्यकताएं थी वैसा हमने किया अंग्रेजों का विरोध। आज की परिस्थितियां अलग हैं, आज भारत को अलग स्थिति में ऊपर उठना है तो उसके लिए अलग हमको प्रयोग, अपने लिए अलग अलग जो साधन होंगे उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साधन मूल्य को इस तरीके से समझना है, ये देश काल पर निर्भर होगा। क्या होगा? देश काल पर निर्भर होगा, देश काल पर निर्भर। और ये निर्भर था क्या? ये जो निरपेक्ष वाला, ये स्वतंत्र था देश काल से। देखो और ये निर्भर है देश काल पर। और क्या होगा? ये अस्थाई होंगे और परिवर्तनशील होंगे। अस्थाई होंगे और परिवर्तनशील होंगे। स्थिर नहीं रहेंगे, अस्थाई और परिवर्तनशील, ये बदलते रहेंगे, इनमें बदलाव होता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए आजादी की लड़ाई को ले लीजिए। नहीं, भारत की आजादी की जो लड़ाई थी उसको दे लीजिए आप। हमारा जो 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 साध्य क्या था? आजादी। लेकिन हमको जो उस समय जो हमारे सामने थे साधन, उनका इस्तेमाल हमने किया और उनसे आजादी को प्राप्त किया। साधन हमेशा बदलते रहेंगे। आज के समय अगर हमको किसी बात के लिए संघर्ष करना पड़े तो हो सकता है कि साधन हमारे कुछ और हो, हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होंगे? अस्थाई होंगे और परिवर्तनशील होंगे। उचित अनुचित में अगर आप देखें कि जो मूल्य की बात हो रही है, कौरव पांडव को देखिए, इसमें एक थोड़ा सा जो केस स्टडी में उचित क्या था कि पांडवों को 5 गांव दे दिया जाता। अनुचित क्या हुआ? 5 गांव नहीं दिया और ये बोला कि अब हम नहीं देंगे, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, जो करना वो कर लो, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो। दुर्योधन ने ये बात रखी। भगवान कृष्ण गए शांति दूत बन के, नैतिकता की बात बताई कि भाई दे दो, जिसका जितना है उसको उतना दे दो, और अगर नहीं दे रहे हो तो स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी। शांति दूत के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसको कोई बंधक नहीं बना सकता। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? बंधक बनाने का प्रयास किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा मैं अकेले युद्ध खत्म कर सकता हूं अभी तुम सबको मार के, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, अनैतिक हो जाएगा। लड़ना ही चाहते हो लड़ लो भाइयों से, विध्वंस चाहते हो विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि तुम सभ्यता से मानने वाले दिखाई नहीं दे रहे हो। और दुर्योधन खुद भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। तो यह समझना पड़ेगा कि लोगों की सोच हमें युद्ध की तरफ लेके जाती है। अगर कोई समाज संघर्ष कर रहा है या दो धर्मों में संघर्ष हो रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनके मूल्यों के स्तर पे संकट है। किसको कौन से मूल्य अच्छे लगते? कभी कभी हमको ये पता होता है कि ये मूल्य ठीक नहीं है, फिर भी हम उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह सब जानते थे कि कौरव बहुत गंदे हैं, खराब हैं, तो हट जाना चाहिए। क्यों नहीं हटे आप? वचन तब तक आपको बांध सकता है। अभी तो आपने देखिए ना एक बात, वचन को हम कब तक मानेंगे?
एकदम गलत हो रहा है। आपकी पुत्रवधू को उसी दरबार में ऐसा आचरण किया जा रहा है और आप वहां पे ये बात बोल के नहीं बच सकते हैं। भीष्म पितामह को इसी का तो वो हुआ। अब समझना पड़ेगा कि नैतिकता के पक्ष में जो लोग खड़े हैं और जो लोग अनैतिकता के पक्ष में भी खड़े हैं, वो भले ही अपने आप को नैतिक चाहे जितना घोषित कर लें, वो नैतिक हो ही नहीं सकते। भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत जानकार थे। भीष्म की प्रतिज्ञा का मतलब था कुछ भी पलट देते थे भीष्म। लेकिन अगर आप देखें, भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अर्जुन को मार दूंगा। इसके पहले भीष्म की प्रतिज्ञा इसके पहले कभी नहीं टली थी। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की, पांडव खेमे में हलचल मच गई कि अब तो गया अर्जुन, पत्ता साफ। सारे भाई जो घबरा गए, केवल अर्जुन को छोड़। अर्जुन सो रहा था। तो भगवान कृष्ण ने भाई सोचा कि इससे पूछ लेते हैं चेले की हालत क्या है, चेले की स्थिति कैसी है। सो रहा था अर्जुन, उठाया, क्या उठो, ये नींद आ रही है, नहीं उठो उठो। भीष्म प्रतिज्ञा नहीं सुनी क्या? कहें आप जब मेरे साथ हैं, मैं किसी प्रतिज्ञा से नहीं डरता हूं, किसी की। समझ में आई बात? जो सत्य के प्रति खड़ा है, वो चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी महान और कितना भी अपने आप को जो बलवान घोषित कर दे कि नहीं मुझसे बड़ा कोई नहीं, जाना तो उसने भी है। कौन डरता है मरने से? अर्जुन भी नहीं डरता था। और बाद में भीष्म गिर गए सामने। भीष्म की प्रतिज्ञा कभी असफल नहीं हुई, लेकिन भीष्म गिर गए उस दिन। ये है पाठ नैतिकता। इसीलिए अगर आप इथिक्स के पेपर को ले रहे हैं, तो इथिक्स में अगर आप देखें तो नैतिकता के ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके सामने खड़े होंगे। नैतिक दुविधा क्या है? यही दुविधा। आप जान रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, मैं अन्याय कर रहा हूं, ये दूसरे की जमीन है, मैं दूसरे को कब्जा दे रहा हूं। जो भी व्यापारी या जो भी लोग आपको पैसा दे रहे हैं, वो ठीक काम के लिए नहीं देंगे ना। जो सार्वजनिक जमीन होगी उस पर हो जाएगा कब्जा, आपने उसको पट्टा लिख दिया, आपने ये नहीं सोचा कि आगे क्या इसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आप ये भी सोचते हैं कि मैं नैतिक भी बना रहा हूं। ये संभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए मूल्यों को लेकर बड़ी समस्या है। अगर मूल्य हमको समझ में आ जाएं, तो फिर हमको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक प्रश्न आया कि बुद्धिमानी में निहित है कि जिसका ध्यान रखा जाए। यह बुद्धिमानी में निहित है कि हम किसका ध्यान रखें और हम किसको छोड़ दें। यह बुद्धिमानी में निहित है। अधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसे मुद्दों पर अनदेखी की जाती है जिनको अनदेखा किया जाना जरूरी नहीं था, फिर भी वे अनदेखा करते हैं टिप्पणी करके। प्रश्न तो ऐसे ही आएंगे भाई। पढ़ा लिखा सब वहीं का वहीं रह जाएगा, धरा का धरा। अनदेखा कर देते हैं। आप अधिकारी लोग होते हैं, आप जाइए, महत्वपूर्ण काम से ज्यादा कभी कभी जो बहुत कम महत्वपूर्ण काम है उस पर ज्यादा ध्यान दे देंगे। ऐसे लोगों से मिलने में समय निकाल देंगे जो केवल उनको आनंद दे रहे हैं। आम लोगों से जुड़े हुए विषयों पर बहुत कम ध्यान देना, उनसे बहुत कम मिलना, आज के समय यही चल रहा है। और इसी के लिए अभी ये बात हो रही है कि जो प्रशासन है और जो आम जनता है उसके बीच में संवाद हो। आप लोगों से सुने, अवेयरनेस प्रोग्राम हो कि नहीं, आप अपने अधिकारी से मिलें, अपनी समस्या बताएं। आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो दिन भर में 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा। और यही तो करना है, इसीलिए तो आप जाना चाहते हैं सर्विस में। लेकिन सर्विस मिलने के बाद यही हम नहीं करना चाहते, इसीलिए प्रश्न पूछा कि अपने सामने मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए अपनी परिधि में लीन रहते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपनी परिधि में लीन रहते हैं अधिकारी?
और अगर ऐसे अधिकारी हैं तो जो प्रभावी सेवा वितरण और जो सुशासन का लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रभावी सेवा वितरण आप क्यों गए हैं? इफेक्टिव वहां पे सर्विस देने के लिए गए हैं और न्याय देने गए हैं। दोनों ही काम आपने रोक दिए अपने एटीट्यूड से। दोनों ही काम आपने रोक दिए। इस तरीके के अधिकारी देखना दुर्लभ नहीं है। उदाहरणों के साथ अपनी बात को स्पष्ट करें। अपनी तहसील का उदाहरण लिख दीजिए, अपने ब्लॉक का उदाहरण लिख दीजिए, एसपी ऑफिस का उदाहरण लिख दीजिए, बता दीजिए कि ऐसा ऐसा होता है साहब, मैं पुलिस थाने गया तो ये ऐसा ऐसा हुआ, पान खा रहे हैं, कह रहे अरे थोड़ा सा देख लीजिए ना, रुको अभी चाय चुस्का चल रहा है। अरे ऐसे लिखने का मतलब उदाहरण देखिए, हम तो चाय का चुस्का, अब तुम मत लिख देना चाय का चुस्का, भावना समझ। आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम किसी थाने में गए तो हमने वहां देखा कि जो वहां का सर्वोच्च अधिकारी है वो दूसरे विषयों में संलग्न है। इस तरीके से थोड़ा, अब हम जैसे बता रहे हैं ये आपको समझाने के लिए आसान करके बता रहे हैं। अब पता चले कि यही उतार दो, उतारना नहीं है भाई, समझना है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहां पर हमें जो समझना पड़ेगा कि कैसे अभी अधिकारी हैं, आज वो अपने ही उद्देश्य में उलझे रहते हैं। लापरवाही, देरी, खराब सेवा वितरण, ये उनकी जो जीवन शैली में रहता है। ऑफिस जा रहे हैं 2 बजे, पहले नहीं पूछा जा रहा था, अधिकारी ऑफिस जाते 2 बजे, 4 बजे मैडम का फोन आ गया, कहां हो? ऑफिस आ रही हूं मैं। तो फिर चला जाए मूवी देखने, हाँ ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है डीएम को। अब जाके थोड़ी दिक्कत हुई है इधर, अब सब 9 बजे पहुंच जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हॉटलाइन पे भी उठा ले रहा है, कहां हो? एक नंबर ऐसा देना पड़ेगा जो आपका नंबर नहीं बंद हो सकता। ये जो प्रभावी सेवा वितरण के लिए ही होता है। 24/7 की नौकरी है ये सारी। अब फिर उसके बाद वहां जाके मत रोइए कि हम तो परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे। आप तो यही चाहते थे ना, अब रो क्यों रहे हैं कि फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ? अरे मुख्यमंत्री जी के साथ तो जाना ही पड़ेगा। सार्वजनिक सेवा का ये अपने आप में है, वहां पर आप लोगों की सेवा में अपने परिवार की सेवा को मान लीजिए, उसी में हर व्यक्ति की सेवा हो रही है, और हम जितनी देर के लिए आ रहे हैं उतनी देर के लिए आपके हैं, बाकी हम समाज के। ये कहने में करने में बड़ी हालत खराब हो जाएगी। अगला पॉइंट बनाओ, मूल्य संकट। मूल्य संकट क्या है? मूल्य संकट उसमें लिखो, हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सही क्या है। हम सभी जानते हैं कि सही क्या है और उसकी हम सराहना भी करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सही क्या है और उसकी हम सराहना भी करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि बुरा क्या है। हम यह भी जानते हैं कि बुरा क्या है। हम उसकी निंदा भी करते हैं। हम उसकी निंदा भी करते हैं, फिर भी हम उसी के पीछे भागते हैं। फिर भी हम उसी के पीछे भागते हैं। इसी स्थिति को मूल्य संकट कहा जाता है। इस स्थिति को
मूल्य संकट कहा जाता है। ऐसी स्थिति को मूल्य संकट कहा जाता है। क्या समझ में आया? हम सब जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है, फिर भी जान के जहर पीते। किसी को बोला नहीं जाता कि तुम जहर पियो, तुम सिगरेट पियो, तुम शराब पियो। कितनी भी शिक्षा दे लीजिए, 6 बजे के बाद उसको दिशा भ्रम हो जाता है। इधर जाना हो तो उधर मुड़ जाएगा। सब दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है, पागल पागल भी ये जानता है कि अपना रूटीन कब फॉलो करना है। इतना तो रूटीन उसको ही पता होता है कि कब उठना है, कब खाना खाना है। उसके बाद वो हो जाता है पागल, उतनी देर में पागल रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में उतना जो नियंत्रण होता है कि उतनी देर के लिए वो ठीक होता है, खाना खाता है, फिर पागल हो जाएगा। यहां यही बात कह रहे हैं कि आज के समय मूल्य संकट की स्थिति बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं होती, हमें लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे वो चीज हमारे सामने आती है हमें लालच आ जाती है। अच्छा कपड़ा, मोबाइल, तनख्वाह 1 लाख, मोबाइल 2 लाख, लेना जरूरी है कि मैडम ने बोल दिया। अब कहां से आएगा मोबाइल? सब जानते हैं गलत है, अनैतिक है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन करते समय हमारी बुद्धि फेल कर जाती है। इसीलिए प्रशासन में बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अनैतिकता हमें है पता, लेकिन हम नैतिक होना ही नहीं चाहते। हमें यह पता है कि अनैतिक है, तो नैतिक होना भी पता है हमें। जितना आप यहां पे पढ़ रहे हैं ये सब आप जानते हैं, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि समस्या इस बात की है कि आज दुनिया में हर चीज जानने के बाद भी लोग गलत कर रहे हैं। समाज में गलत कर रहे हैं, प्रशासन में गलत कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं मूल्य संकट। तो मूल्य संकट समझ में आ गया। अब कोई केस स्टडी कर लीजिए इस पे, मूल्य संकट। कोई परिस्थिति उठाइए, सोचिए जरा। आप एक जिले के अधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं, और आप बिल्कुल ईमानदार अधिकारियों में गिने जाते हैं। अचानक एक व्यक्ति आपके पास आता है और ये बोलता है कि सर मुझे बचा लीजिए। तो आप पूछते हैं क्या किया है तुमने? कहता है सर कुछ नहीं किया है, बस एक छोटा सा मामला है मेरे ऊपर, अगर आप सहमति दे देंगे उस मामले से मैं निकल जाऊंगा। आपने पूछा क्या? क्या मैं एक कंपनी चलाता हूं, उस कंपनी के द्वारा कुछ जो प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं और उसके ऊपर लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं सर। आपने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तुरंत सही कर देता हूं। फोन आपने मिलाया, सही हो गया। आपने एक स्थिति को देख लिया, उसने जो बात बताई, दूसरी स्थिति को आपने नहीं देखा। आखिर में आपके प्रोडक्ट में कुछ तो समस्या होगी, आपके प्रोडक्ट में कुछ तो समस्या होगी, तभी तो आपके खिलाफ भी आवाज उठ रही है। और अगर उस समस्या को हमने उस समय देखा होता तो हो सकता है कि हम और सही निर्णय ले पाते। यहां समझने की बात यह है कि आपके सामने कोई भी आएगा, वो अपनी समस्या लेके ही आएगा आपकी कुर्सी के पास। जिसकी जैसी कुर्सी वैसे उसके पास जो पहुंचने वाले लोग। टीचर के पास विद्यार्थी आएगा, अधिकारी के पास वो लोग आएंगे जिनको जरूरत है, जो लाभार्थी हैं या जिनको आवश्यकता है।
पुलिस के पास वही आएगा जिसके साथ कोई घटना हो गई होगी, रोता हुआ आएगा, साहब हमारा मोबाइल छीन लिए, हमारा पैसा छीन लिए, या हमारी जो जमीन पे कब्जा हो गया। अलग अलग जो डिपार्टमेंट पे अलग अलग लोग आएंगे और उनकी स्थितियों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वही उसकी स्थिति सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा। तब निर्णय कैसे होगा? निर्णय कैसे होगा ये बताइए। दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ेंगी और एक आपका भी पक्ष, 3 तरफ से होगा निर्णय। दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, फिर हमको जो अपने एथिक्स पे जो अलाउ करेगा वो होगा। क्या क्लियर है बात? अब हाँ, 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 एक इन्होंने और स्थिति बताई। स्थिति सुनिए। स्थिति नंबर 2, आप किसी जिले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं आप, आपके पास फोन आया कि इस व्यक्ति को छोड़ दो। आप जानते हैं कि उसने अभी क्षेत्र में हाल फिलहाल में 2-3 मर्डर किए हैं और वो आदमी बड़ा खतरनाक टाइप का है और समाज के लिए बहुत ही उससे खतरा पैदा हो सकता है। पूजा चुपचाप सुनो, अभी प्रश्न पूछने वाला हूं तुमसे। तो वो समाज के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अचानक आपके पास फोन आता है किसी बड़े नेता का, आपने उसको पकड़ रखा है, छोड़ दो उसे। आपने कहा सर ये ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे? एक विकल्प ये है। दूसरी बात बोलेगा कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे, अपनी जान बचा लेंगे, परिवार के पास जाके दुबक जाएंगे, या कहेंगे कि सर जो वैधानिक हो वो होना चाहिए, मुझे लगता है कि नियम ये कहता है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, अभी हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये समाज में अभी हाल फिलहाल में भी इसने कई मर्डर किए हैं और बहुत सारी घटनाओं में ये जुड़ा रहा है। जब आप ये बात बोलेंगे तो उधर से हो सकता है कि आपको और भी कुछ बोले नेता। नेता कहेगा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, इसके पहले भी आया था अधिकारी, गायब हो गया, पता है तुम्हें? तब आप कहेंगे अच्छा, क्या तुम्हारा बच्चा स्कूल गया है ना आज? क्या चाहते हो भाई? ऐसे अपराधी जो भी पालेगा वो तो ये भी बात बोल ही सकता है, नहीं बोल सकता क्या? जो इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देगा वो ये बात नहीं बोल देगा? बोल देगा। फिर क्या करोगे? अब कहीं मां है तो मां डर जाएगी, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं छोड़ देती हूं इसको जल्दी से। ये संवेदना नहीं चलेगी प्रशासन में। इसीलिए मैंने पहले ही दिन आपको बताया कि यहां पर सेवा का मतलब हो गया, सेवा देने के लिए शेर जैसा साहस चाहिए और लोमड़ी जैसी होशियारी भी चाहिए। जो जैसा है उसकी बात को समझने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। मार वो नहीं पाएगा, ये बात समझ लीजिए आप। आपको मारने का मतलब है कि पूरे तरह से अटैक करना प्रशासन, उसके दम में नहीं है वो, लेकिन वो आपको भयभीत कर सकता है। तो भयभीत कैसे करेगा? आपके लोगों के सामने आपको कुछ बोल दे, आपके ऊपर के अधिकारियों से आपको बहुत कुछ बुलवा दे, आईजी डीआईजी का फोन आने लगे, तो बहुत बदतमीज हो क्या, छोड़ो जल्दी उसको, भी हो सकता है। अब नियम क्या कहता है कि जो अपने से बड़े अधिकारी उनकी बात सुननी है, हमको सुननी चाहिए, लेकिन नियम संविधान से बढ़ के नहीं है। अब समझिए, यहां नियम संविधान से बढ़ के नहीं है, जो धाराएं उनसे बढ़ के नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी अभी तो वो भी बदल रहा है, उससे बढ़ के नहीं है।
और जो भी निर्णय होंगे वो उन्हीं आधारों पर होंगे, ना कि आदेशों के आधार पर होंगे। अगर कोई जो गलत व्यक्ति की पैरवी करता है, वैसे तो अधिकारियों ने अब इस काम को बहुत बंद कर दिया है, कोई किसी की पैरवी नहीं कर रहा। आज के समय अधिकारी किसी के लिए फोन करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कौन है भैया किसका, इसीलिए अपने जानने वालों के लिए लोग एक बार फोन कर भी देते हैं, नहीं जानने वालों के लिए बहुत कम फोन करते हैं। किस उद्देश्य से आपने उनका यूज किया? क्योंकि लोग तो होशियार हैं, जहां जान जाएंगे कि जहां शहद है वहीं पे सारी मधुमक्खियां इकट्ठा हो जाएंगी, आप आईएएस हो जाएंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे आपके पास। अरे आप बहुत अच्छे थे, मैं शुरुआत से ही जानता था तुम बहुत बड़ा क्रांति पैदा करोगे, कर दिया ना तुमने, देखो मैं आया वहीं बाहर से ही तुम्हारे नाम की चर्चा चल रही, बहुत अच्छा अधिकारी। ऐसे चटकारों से बहुत दूर रहना है। बटरिंग कहते हैं इसको, बटरिंग, मक्खन लगाने वाले लोग, ब्रेड में मक्खन लगाया जाता है, ऐसे ही लोग मिलते हैं। और जीवन में ऐसे लोगों की संख्या खूब मिलेगी। जो आपको वास्तव में ठीक ठाक समझता है वो आपकी बटरिंग कभी नहीं करेगा, आपके मुंह पे आलोचना करेगा खुल के। और इसमें वही होता है बुद्धिजीवी, शिक्षक। शिक्षक इसीलिए बहुत बेहतर पद है, खुल के किसी की आलोचना के कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो गलत नहीं करेगा ठीक ही करेगा, क्योंकि ना उसको कुछ लेना है ना देना है आपसे। तो टीचर जब भी आते हैं, आप देखिए आपके वाइस प्रेसिडेंट गए थे अपने अपने शिक्षक के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ, जो धनखड़ जी है ना, वहां गए थे। तो शिक्षक शिक्षक ही होता है, उसको कोई मतलब नहीं आपके पद से। उसके बाद भी जो विद्यार्थी बनने के बाद भूल जाते हैं, सोचते हैं कि गुरु जी का फोन आया तो कुछ होगा। अब चूंकि जो नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा वो नहीं कह सकता, जो कहेगा भैया एक और कर दो काम, तो वो बोल सकता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ऐसा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि आप जो सर्विस में जाएंगे तो यही सारी तो समस्याएं हैं, अपनी जाति, अपना धर्म, है ना, या किसी विशेष क्षेत्र। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत में अभी सभी जातियों के अंदर खुदबुदाहट है, उठने की बड़ी आग लगी हुई है कि हम भी उठेंगे, हमारा भी समाज उठ जाएगा और फिर हमारे समाज के सारे अधिकारी हो जाएंगे, फिर हम सब कब्जा कर लेंगे। ये भी बात चल रही है। अलग अलग जातियों में अलग अलग जो रूप दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप जो सर्विस में आए तो सर्विस में आने के बाद फिर भी आपको यह देखना पड़ता है कि अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में कैसे मेलजोल हो पाए। यह करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप जब उतरेंगे तो आपके साथ जो लोग खड़े हैं उसमें भी आपको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी जाति से जुड़ जाएंगे, आपके धर्म से जुड़ सकते हैं, आपके क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। भाई अच्छा प्रशासक तो वही होगा जो अपनी जो ऊपर उड़ जाए, धर्म से, जाति से, क्षेत्र से, तभी तो अच्छा प्रशासन कर पाएंगे। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि इसका बहुत तगड़ा लगाव होता है क्षेत्र का। जहां आ जाएगा आपके आपके गांव का कोई, दीदी पहचानी नहीं, अरे काका आप आ जाओ जाओ, काका बैठो बैठो, ठीक है बिठाइए, खिलाइए पिलाइए, नाश्ता कराइए, सब करिए, काका की बात भी सुनिए। काका के जगह कोई और भी आता तब भी सुनते हैं। मैं ये कह रहा हूं आप सबके लिए बराबर हो जाइए। सूरज रोशनी दे रहा है तो पूछता है क्या कि किसको देना है किसको नहीं देना। और ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये समस्या है, लेकिन ये समस्या उस समय दूर होगी जब ऐसे अधिकारियों की संख्या अधिक होगी जो इस बात को प्रमोट नहीं करते। इस समय अधिकारी भी प्रमोट करने लगे, तब तो फिर ये हो जाएगा उसके कास्ट के लोग ही जो उसके बहुत खास हो जाएंगे, फिर एक खास जो समूह है वही शासन चलाएगा। जैसे बलबन के समय में अगर आप देखें तो तुर्के चालीसा, उसी से वो आया था बलबन भी, बाद में उसने उसको समाप्त कर दिया। ये होता है
लेकिन इसके बाद एक चरण ये भी आएगा जहां सबके लिए जो प्रभावी सेवा की बात हो रही है वहां सबको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट बनाइए, व्यक्तिगत नैतिकता क्या होती है? क्या होती है जो व्यक्तिगत नैतिकता? किसी को पता है? व्यक्तिगत नैतिकता इसके पहले बताया था? नहीं बताया था? एक लाइन लिखिए पहले, व्यक्तिगत नैतिकता। हम अपने, हेडिंग बनाओ, व्यक्तिगत नैतिकता। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के संचालन में, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के संचालन में जिन मूल्यों और मानकों को, जिन मूल्यों और मानकों को मानदंड के रूप में स्वीकार करते हैं, जिन मूल्यों और मानदंड के रूप में स्वीकार करते हैं, जिन मूल्यों और मानदंड के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत मान्यता, उन्हें व्यक्तिगत नैतिकता कहते हैं। उन्हें व्यक्तिगत नैतिकता कहते हैं। क्या बात समझ में आई? व्यक्तिगत नैतिकता। अगला पॉइंट बनाइए, व्यवसायिक नैतिकता। व्यवसायिक नैतिकता, आप जिस व्यवसाय में उसकी नैतिकता क्या कहती है? व्यवसायिक नैतिकता, व्यवसायिक नैतिकता। किसी कार्यस्थल, किसी कार्यस्थल से संबंधित, किसी कार्यस्थल से संबंधित आचार संहिता का पालन करना, किसी कार्यस्थल से संबंधित आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का पालन करना व्यवसायिक नैतिकता कहलाता है। व्यवसायिक नैतिकता कहलाता है। क्या मतलब है दोनों का? कौन बताएगा? जो व्यक्तिगत नैतिकता क्या होती है? सबसे पीछे बताओ, क्या है व्यक्तिगत नैतिकता? हम्म हम्म ठीक। हम्म 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 बहुत बढ़िया, ठीक। इसीलिए लिखवा दिया 2 लाइन कि आपके दिमाग में बना रहे। फिर नैतिक प्रबंधन लिखिए। नैतिक प्रबंधन क्या होता है? नैतिक प्रबंधन क्या होता है भाई? ये नीतू पूछ रही थी कल, तो हमने कहा इसको जो लिखवाई देते हैं, नैतिक प्रबंधन। निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में, निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में नैतिक पक्षों का समावेशन, निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में नैतिक पक्षों का समावेशन नैतिक प्रबंधन कहलाता है।
निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में नैतिक पक्षों का समावेशन नैतिक प्रबंधन कहलाता है। इसके अलावा इसी में ही लिख रहे हैं, इसके अलावा निजी और सरकारी संस्थाओं तथा संगठन के सदस्यों में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करना नैतिक प्रबंधन कहलाता है। जागरूकता प्रदान करना नैतिक प्रबंधन कहलाता है। क्या है नैतिक प्रबंधन? पूजा, क्या है नैतिक प्रबंधन? हाँ, यहां ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे, आपकी जो कार्यप्रणाली है उसमें नैतिक पक्षों का समावेशन जब आप करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें जब आप निर्णय लेने वाले हैं या आपकी निर्णय प्रक्रिया जो है उसमें नैतिकता का जब भी समावेश होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? नैतिक प्रबंधन कहेंगे। इसमें एक बात और हमने आपको लिखाई कि जब निजी और सरकारी संस्थाएं और जो संगठन है उनके भीतर भी नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जाएंगे कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, ये नैतिकता कहती है। ये क्या है? नैतिक प्रबंधन है। अगला पॉइंट बनाइए, नैतिकता का प्रबंधन। नैतिकता का प्रबंधन, हाँ, मतलब व्यवसायिक नैतिकता का भी मतलब यह है कि आप जिस व्यवसाय में हैं उसके अपने जो नियम है उनका पालन करिए। यहां यह बात हो रही है कि निर्णय प्रक्रिया और आपकी कार्यप्रणाली में, मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने निर्णय प्रक्रिया में जो नैतिकता को नहीं जोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो बहुत हल्के स्तर पे, उनको उसमें जोड़ने के लिए, नैतिकता को जोड़ने के लिए जो हम ये बात रख रहे हैं कि नहीं नैतिकता को भी शामिल करिए, उसको क्या कहेंगे? नैतिक प्रबंधन। ये बात है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनाया? नैतिकता का प्रबंधन। इसमें लिखिए, ये प्रश्न आया हुआ है ना, ये आया हुआ प्रश्न है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, ये आपके दिमाग में बना रहे। नैतिक मानकों और व्यवहारों के अनुपालन के लिए, नैतिक मानकों और व्यवहारों के अनुपालन के लिए समाज एवं संस्थाओं के लिए नैतिक सिद्धांतों की संहिता तैयार करना। समाज एवं संस्थाओं के लिए नैतिक सिद्धांतों की संहिता तैयार करना और उसे लागू करने का प्रयास करना। संहिता तैयार करना, जो संहिता तैयार करना, क्या करना? तैयार करना और लागू करने का प्रयास करना। और क्या करना? लागू करने का प्रयास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? जैसे अगर आप ये देखें कि हम ऐसे नैतिक मानक बनाएं या ऐसे व्यवहारों को लेकर अपनी बातें रखें कि एक अधिकारी को कैसे रहना चाहिए, ऐसे जोड़ लीजिए कि ये ऐसे मानक बनने चाहिए, ऐसे नैतिक मानक, ऐसे व्यवहार करे अधिकारी
कि समाज और जो संस्थाएं हैं उनके भीतर नैतिकता के सिद्धांत तैयार हो, और इसी के लिए नैतिक सिद्धांतों की संहिता तैयार की जाए कि नैतिक क्या है। नैतिक सिद्धांतों की संहिता, मतलब एक आचरण करने की एक विधि बनाई जाए। इसको ये कहेंगे कि आचरण शास्त्र कह लो, इसको देखकर हम आचरण करें। जो संहिता मतलब हो गया कि मतलब आपने कोई रूल बना दिया किस तरीके से हम काम करेंगे। संहिता मतलब ये हो गया कि एक इस तरीके से अधिकारी को चलना है। जैसे अभी आज के समय आप देखिए कि सिविल सेवा आचरण संहिता बनाई गई है। अभी इस समय हमारे उसमें है, आप सर्विस में जाएंगे तो आपके आचरण को भी आपके प्रमोशन का आधार बनाया जाता है। सिविल सेवा आचरण संहिता, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि प्रभावी सेवा दे रहे हैं कि नहीं, न्याय दे रहे हैं कि नहीं, समय पे हो रहा है कि नहीं, आपके यहां आपको कैसे जांचा जाएगा, आपके जिले में जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं उनकी स्थिति क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। नहीं, यह बात यहां रखी जा रही है कि नैतिक सिद्धांतों की संहिता तैयार करना और उसे लागू कराना, यह नैतिकता का प्रबंध है। मतलब आपने नियमावली तो बना दिया, यह क्या है, एक नियमावली बना दिया। नियमावली बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके सिद्धांतों को लागू करना पड़ेगा, और लागू करने का भी काम जो है नैतिकता का प्रबंधन ही करता है। तो नैतिकता का प्रबंधन क्या है? एक नैतिक सिद्धांतों की संहिता और उसको लागू कराना। केवल नियम नहीं बनाना है, लागू भी कराना है। इसको क्या कहा गया? नैतिकता का प्रबंधन। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सिविल सेवा आचरण संहिता। उदाहरण के लिए सिविल सेवा आचरण संहिता। जब कोई बहुत उड़ने लगता है तो उसको कहते हैं कि थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, अपना आचरण संहिता, उसके आधार पे अपना काम करिए। एक दो बार अल्टीमेटम मिलता है, उसके बाद हाँ हाँ, तो जो सिविल सेवा आचरण संहिता में एक अधिकारी के लिए आचरण क्या करना है और उसको लागू कैसे कराना, यह भी देखा जाएगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर जो दंड के प्रावधान, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अलग अलग जो जातियों के लोग हैं वो अपने लोगों को जो बहुत प्रोत्साहन देते हैं, ये एथिकल है ही नहीं। अगर इस पे कोई जो वीडियो क्लिप बन जाए तो उनको जो सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि आप सर्विस में गए थे तो किसी जो जाति को आप वहां पे प्रमोट करने नहीं गए। आप समझिएगा इस बात को, ये तो हो रहा है अंदर अंदर। इसीलिए अधिकारी अपने यहां पार्टी करते हैं, घरों पे वहां बुलाते हैं जो अपने अपने पसंद के अधिकारी होते हैं, फिर वहां पे गठजोड़ होता है। इतिहास बताता है कि जितनी पार्टियां होती हैं अलग से, उन्हीं पार्टियों से ही समस्याएं खड़ी हो रही। इसलिए जितने भी शासक, जो बड़े जो गंभीर शासक, उन्होंने आपस में जो भी सामंत थे उनके बीच में संबंध को काट दिया। उनके संबंधों को ही काट दिया। अलाउद्दीन खिलजी को देख लीजिए, उसने लोगों के आपस में मिलने जुलने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? मिलते थे, उसके बाद राजा को गाली देते थे, पी लेते थे, फिर क्या करेंगे, राजा को गाली, क्योंकि सबके दुख एक ही जैसे। यह समझना पड़ेगा कि यहां पर अधिकारियों का जो गठजोड़ है, यह भी एक आज के समय में प्रशासन की बड़ी समस्या है। अगर किसी जो सही चीज के लिए हो तो ठीक है, जो गलत चीज के लिए हो, किसी खास वर्ग को उठाने के लिए हो, खास संप्रदाय को उठाने की बात चल रही हो, तो वो ठीक नहीं है।
और अगर आप देखें तो उसे नहीं किया जाना चाहिए। तो नैतिकता का प्रबंधन समझ में आ गया सबको। आचरण क्या है? आचरण क्या होता है? आचरण क्या है? व्यवहार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा आचरण क्या होता है और जो बुरा आचरण क्या होता है? अच्छा आचरण और जो बुरा आचरण। हाँ, ठीक। अब आ जाइए वहां पे जहां पर आप थे। कहां थे? जो मिल के ऊपर आपने उस दिन पूरी जो चर्चा कर ली थी वैल्यू के ऊपर ना, एक आप लिख रहे थे, ये तो हमने आपको ये पूरी बात बता दिया। जो जो वैल्यू को हमें थोड़ा सा और लिखना था, जो साधन मूल्य और ये वाली बात समझ में आ गई। इसके आगे थोड़ा बढ़िए, आगे बढ़िए, इसी में ही आगे बढ़ते जाइए। जो मूल्य के बारे में और क्या लोग क्या कहते हैं। मूल्य को लेकर बेंथम और मूल्य के बीच अगला पॉइंट बनाइए। मूल्य को लेकर बेंथम और मिल के विचार काफी महत्वपूर्ण है। मूल्य को लेकर बेंथम और मिल के विचार काफी महत्वपूर्ण है। बेंथम और मिल बेंथम और मिल के विचार काफी महत्वपूर्ण है। जहां बेंथम भौतिक सुख एवं शारीरिक सुख को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जहां बेंथम भौतिक सुख और शारीरिक सुख को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है हर गतिविधि नैतिक है, हर गतिविधि नैतिक है जिससे शारीरिक सुख मिलता है। हर गतिविधि नैतिक है जिससे शारीरिक सुख मिलता है। इसका मतलब क्या समझ में आया? हर गतिविधि नैतिक है जिससे शारीरिक सुख मिलता है। आज के समय यही चल रहा है। खाना पीना रहना, हमको क्या अच्छा लगता है, अगर हमारे शरीर को दुख हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। अगला पॉइंट बनाइए। जेएस मिल, जेएस मिल या केवल मिल लिख दीजिए। मिल के अनुसार, मिल के अनुसार मानसिक सुख, मानसिक, मिल के अनुसार मानसिक सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानसिक सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी साहित्य को पढ़ने में हमें जो सुख मिलता है, किसी साहित्य को पढ़ने में हमें जो सुख मिलता है वो अच्छा सुख है। अच्छा सुख मतलब मानसिक स्तर पे नहीं, मानसिक स्तर पे अच्छा सुख है। क्या बात समझ में आई? जो बेंथम और मिल में अंतर क्या है? क्या कह रहा है बेंथम? बेंथम कह रहे हैं कि सुखी जो है, जो सबसे ऊपर है, यही मूल्य है हमारे जीवन का, सुख। और इसके लिए हमको अपने भौतिक सुखों को बढ़ावा देना चाहिए। गाड़ी, घोड़ा, बंगला,
घर, 2-3-4 घर जो हमसे जुड़े हैं, उनके पास खूब सारे गहने, फिर स्विट्जरलैंड में भी अकाउंट। सबके स्तर पे, हर व्यक्ति के मानसिक स्तर पे संतुष्टि पैदा कर देना। हम आईएएस बने तो फिर इसी दिन रात के लिए तो बने, अच्छा नहीं लगेगा तो क्या मतलब है? हमारे आईएएस बनने का मतलब यह है कि हमको भौतिक सुख खूब मिले। आप देखिए आईएएस बनने के बाद सबसे पहले लोग यही प्रयास करते हैं कि भौतिक सुख को पहले बढ़ावा जाए, फिर शारीरिक सुख। फिर शारीरिक सुख में आप जानते ही हैं, खूब सुंदर दिखना, खूब अच्छा कपड़ा पहनना, फ्रांस जाना, नहीं बेल्जियम जाना, अलग अलग देशों की यात्रा करना, स्विट्जरलैंड जाना, जहां जहां आपने सपने में देखा होगा कुछ अच्छा होता है वहां जाएंगे। इसको कहते हैं शारीरिक सुख। तो बेंथम ये कह रहा है, एकदम पकड़ लिया बेंथम ने आपके विचार को। बेंथम ये कह रहा है यही सुख है। अब बोले नहीं नहीं ये सुख नहीं है। जो मिल का मानना है कि नहीं ये सुख नहीं। सुख क्या है भाई? मानसिक स्तर। अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको कुछ सुख मिलता है। हाँ, अब अनैतिक आचरण करेंगे तब वो भी सुख दुख हो जाएगा। हो सकता है उस समय आपको सुख दे लेकिन बाद में दुख देगा। बहुत सारी चीजें हैं जो साहित्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बहुत सारी, यहां तो ये समझना पड़ेगा कि आपका नजरिया क्या है। आज के युवाओं को क्या पढ़ना है, क्या देखना है, ये तो खुद की भी समझ है। यही तो मन का नियंत्रण है। मन रुकता ही नहीं है, कितना भी अच्छा अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं हो पाएगा। अब यहां पे समझिए, जो मिल एक बात कहता है कि एक संतुष्ट जो सुअर होने से अच्छा है असंतुष्ट सुकरात हो जाऊं मैं। ये स्टेटमेंट कोट किया जाता है। एक लाइन लिखिए, एक संतुष्ट सूकर, जो सुअर को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखते हैं सूकर, एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। तो सुकरात मतलब नैतिक, ज्ञानी। भाई एक व्यक्ति ऐसा है जो भोग में डूबा हुआ है और कहता है तुम मुझसे बात मत कर, तेरे लिए कुछ होगा मूल्य, मेरे लिए तो ये मूल्य ही नहीं है। अब यहां पर यह बात समझनी पड़ेगी कि मिल इस बात को रख रहा है कि हमें संतुष्टि उसमें नहीं चाहिए। आप इस दुनिया में संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आप आईएएस हो भी जाइएगा फिर भी मुझे फोन करके बताइएगा कि सर मैं संतुष्ट हो गया, आप हो ही नहीं पाएंगे। आप संतुष्ट किसी तरीके से नहीं हो पाएंगे। कोई तरीका नहीं उसका धरती पर बना ही नहीं है तरीका। आपको लग रहा है कि वो तरीका मिल जाएगा संतुष्ट, आपको लग रहा है कि किसी खास XYZ से हमारा संबंध हो जाएगा संतुष्ट, कुछ अच्छा पैसा आ जाएगा तो संतुष्ट नहीं होगा। कोई खास व्यक्ति भी आपके जीवन में आ जाएगा जिसको आप चाहते हैं, वो आपको नहीं चाहने लगे फिर असंतुष्ट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ना, जीवन है ये, एक बराबर तो चलेगा ही नहीं ना। आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही आपको छोड़ जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, लोग अपनी जो जान दे दे रहे हैं, याद ही नहीं रह रहा है कि और भी कुछ है रे। ये भी सोच लेते कि अभी आप और जीते तो और अच्छे विकल्प आ जाते, लेकिन कोई जीना ही नहीं चाहता। ये यहां पर बातें रखी जा रही। आज के काल में आप देखिए, आज के समय में तो यही भौतिक सुख, जो शारीरिक सुख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला। अब वो वाला डायलॉग लोग नहीं बोलते कि तुम्हारे पास मां है। कोई मां की किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिस मां ने पाला, बड़ा किया, यहां भेजा, तैयारी किया,
मां से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर पाएगा। नहीं, आप ये देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया, आजकल की माताएं अपने बच्चों को जो मोबाइल देके वो कर दे रही है। हाँ, मोबाइल देके अपने टीवी, उनकी गलती नहीं है। देखो, ये हंसने की जरूरत नहीं, इस पे क्या है कि जो जो पुरुष समाज वो भी जिम्मेदार है, उसके पास समय ही नहीं है। आमतौर पे महिलाएं जो रोजगार में, उनके पास नहीं है इतना समय, वो नहीं देख पाती। अनुपमा, उनके बस की बात नहीं है। अनुपमा में अगर आप देखें इस समय तो बड़ा ही उल्टा चल रहा है कि 60 साल में भी प्रेम हो सकता है। ये समाज में नैतिकता दे रहे हैं हम। ये ठीक है कि दिल तो बच्चा है, ये मान लिया हमने, ये हमने मान लिया। लेकिन अगर नैतिकता का मानक ऐसे सीरियल बन जाएंगे तो समाज तो टूट जाएगा तुरंत। वे समाज के भी तो कुछ मानक हैं, उसी विश्वास के सहारे लोग अपनी नौकरी करते हैं कि हमारे यहां सब ठीक होगा, और कोई विश्वास पे ही जो कुठाराघात कर दे, फिर पति या पत्नी दोनों में से, या बच्चे, कोई भी, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा उसको दंड लगेगा। हालत खराब हो जाएगी उस व्यक्ति की जो आपके ऊपर विश्वास करता है। वो विश्वास करना ही बंद कर देगा पूरी दुनिया में। ये समस्या आपके सामने आएगी। आज का पूरा युग उपभोक्तावाद का है। मैंने आपको समझाया भी था उस दिन। आज के समय में बेंथम ज्यादा प्रभावी हो गया है। बेंथम के विचार बहुत ज्यादा जो समाज में स्वीकार हो रहे हैं। और अगर आप देखें, उपभोक्तावाद भौतिक सुख पर बल देता है। उपभोक्तावाद हर चीज, मतलब दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वो उपभोग करने के लिए है। पहली बात तो ये है। उपभोक्तावाद आया कहां से? पूंजीवाद से। पूंजीवाद का मतलब क्या है? पैसा। तुम पैसा पैसा करते हो, यही पैसा पैसा कर रहे हैं, पैसे पे ही लोग मर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि मैं ला दूंगा पैसा, बोरी बोरी भर के पैसा लाऊंगा। अरे कहां से लाओगे ये तो बताओ। क्योंकि लोगों की सोच में घुस चुका है, इसलिए उपभोक्तावाद हमारी इच्छाओं को और जला रहा है। एक सुंदर कपड़ा ले लिया, दूसरा कपड़ा आ गया, दूसरा ले लिया, तीसरा आ गया। एक अच्छा संबंध चल रहा था, और कोई सुंदर दिख गया, और अच्छा संबंध हो गया। आप अपने से जोड़ के देखो, अपने आप समझ में आ जाएगी सारी नैतिकता की परिभाषा। कब रुकेंगे आप? एक नाटक है मोहन राकेश का, आधे अधूरे, हिंदी साहित्य भी मैं पढ़ाता हूं, उसमें आता है। उसमें एक महिला है, सावित्री नाम, उसका नाम है सावित्री, और उसके पति का नाम है महेंद्रनाथ। अचानक सावित्री को लगता है कि मेरे पति में वो बात नहीं है जो मुझको चाहिए थी। शादी के पहले नहीं पता चला, शादी के बाद अगर ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो क्या परिवार चलेगा? आप सोच के देखिए जरा। मतलब ये समस्या है। यहां पे दिक्कत इस बात की है, 5 व्यक्तियों से वो संपर्क में आती है, उनसे पूछती है कि तुम्हारे अंदर ये है, और आखिरी में कहती है इसमें तो हर व्यक्ति में कमी है। फिर वापस आ जाती है अपने पति के पास कि तुम ही ठीक विकल्प हो। भाई वो पति कहां से साहस लाएगा इतना झेलने का? तो वो भी मूर्ख हो जाएगा। तब दोनों तरफ अनैतिक, कि तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आज के समय महानगरों में यह समस्या आपको दिखेगी। आज आप देखिए, अधिकारी बनने के बाद दोनों आईएएस हो गया, तलाक 1 साल में नहीं चल रहा, फिर दूसरी शादी, उसमें भी नई बात बनेगी तो कोई स्वीकार करने वाला ज्यादा नहीं है किसी को। यहां पर स्वीकार्यता का खेल है। संबंध, पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का संबंध, सब स्वीकार्यता पर चल रहे हैं। अगर स्वीकार्य है तो ठीक है, नहीं है तो फिर खत्म, संबंध खत्म। यह समस्या समझनी होगी।
हर चीज हमारी इच्छाओं को बढ़ावा दे रहा है। कोई भी एड, कोई भी प्रचार, कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज, कुछ भी आप देखिए उसमें अलग अलग इच्छाएं उभरने लगती हैं। ये भी कर लिया जाए तो क्या बुरा है, क्या मिलेगा? ठीक है, नैतिकता का पाठ तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं नैतिकता। ये देखो जो फलाने भैया, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था, रोज रात दिन वो कर रहे थे, आज देखो अरबपति है। ऐसे लोग के उदाहरण आपके सामने आ जाएंगे। आप अच्छा कर रहे होंगे, अचानक आप मुड़ जाएंगे, हटाओ यार ये अपने से कोई मतलब, हम भी वैसा ही करेंगे। ये है उपभोक्तावाद। आज किसी की प्रतिष्ठा, किसी का सम्मान उसके पैसे से आकलन है, उसकी अच्छाई से कोई आकलन नहीं। कोई कितना अच्छा है उससे कोई मतलब नहीं, जेब में पैसा कितना उससे मतलब है। तो कहते हैं अच्छाई का हम क्या डालेंगे, अचार? अच्छाई का कोई कुछ नहीं करने वाला, अच्छाई से किसी को कुछ मिल भी नहीं रहा। अब जो अच्छे लोग हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। अरे बहुत नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब कि समाज में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, और वो विस्फोट होगा आपके संबंधों का। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया एक बच्चे को लेकर। माता पिता एक बच्चे की कस्टडी को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जो बच्चा छोटा था तो मां ने कहा मुझे कस्टडी मिलनी चाहिए, मां को दे दिया। पिता को बोला कि तुम फोन से बात कर लिया करो सप्ताह में 2 दिन, लेकिन बच्चे को याद आती थी पापा की। अब मां अलग है, पिता अलग है, अपने अहम है दोनों के। बच्चे का क्या अपराध था? कोर्ट ने कहा बच्चे का आपने बचपन छीन लिया। आप दोनों की लड़ाई की वजह से बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके जीवन में वो क्या करेगा। 4 साल का बच्चा, जब उसको उसकी मां की कस्टडी उसको दी गई थी, 4 साल का था, अभी वो 18 साल का होने वाला, 17 साल का हो गया। आप सोचिए कि कोर्ट ऐसे मामलों पर क्या निर्णय देगा। और कोर्ट ने बोला कि आप अच्छे माता पिता नहीं। ये बात आपको सिखाएगी नैतिकता। आज के समय के जो पुराने लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की, आपके माता पिता ने बहुत अच्छी परवरिश की। आप क्या कर पाएंगे क्या वैसी परवरिश? हम तो ये बात पूछ रहे हैं। उतना त्याग आपसे हो पाएगा? हर घर में संबंध, जितने संबंध चल रहे हैं उसमें तनाव है। माता पिता के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में तनाव कहां नहीं है? कब तक प्यार करेंगे? कब तक केवल एक ही भाव में रहेंगे? भाव तो कई होते हैं ना। आप ये कहे नहीं बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम में ही लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। रात दिन प्रेम करने की कसमें खाने वाले लोग मार दे रहे हैं। यह है संबंधों को तार तार कर। समझ में आ रही बात? तो आज के समय यही है, अच्छी पढ़ाई लिखाई। तो ये माना गया कि अच्छी पढ़ाई लिखाई अच्छा पैकेज। पढ़ाई लिखाई अच्छी है, तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहे भाई? इसका मतलब पढ़ाई लिखाई में गड़बड़ी है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई जोर नहीं। ये समाज आकलन कर रहा है इस तरीके से। इसलिए अगर आप देखिए आज के समय मूल्यों को लेकर बहुत भारी संकट पैदा, हम किधर जाएं? जहां जाते हैं वहां अंधेरा ही दिखता है। अंधेरे में चलना किसी को चाहते नहीं हम, तो जैसा समाज चाहता हम वैसे बन जाते हैं। जो अपने स्वार्थ से उठ के परमार्थ की तरफ बढ़ेगा उसके लिए अपने लोग नहीं बचेंगे, ये ध्यान रखना। और अपनों को छोड़ना मरना है, जीते जी। जितने भी ऐसे प्रशासक हुए हैं, जो भी नेता हुए हैं, आप उनके पूरे जीवन को उठा लीजिए, आपको पता चल जाए। चाहे महात्मा गांधी को उठा लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को उठा लीजिए, चाहे आप जो सुभाष चंद्र बोस को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा आपको। जो केस स्टडी कर लीजिए उठा के।
जिसने अपने बारे में सोचा वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, वो लिमिटेड में रह गया। और जिसने सबके बारे में सोचा तो उसमें उसका अपने में कुछ बचा नहीं, वो सब में खो गया। और उसकी एक आवाज पर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। ये बात होती है, ये महान नेता के अंदर ये गुण पैदा हो जाता है। वो सबके हितों पर बात करने लगता है कि तुझे क्या चाहिए, तू बता। ये यहां समझना होगा। आज शिक्षण संस्थान से जब भी बच्चे निकलते हैं तो सबसे पहले अच्छे की परिभाषा यही है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपने कितना जो संपत्ति का अर्जन कर लिया। अगर नहीं किया तो आईटी से पढ़ के भी तुम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, एक दो पॉइंट लिखो। आज के समय में सुख को, आज के समय में सुख को भौतिक सुख के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आज के समय में सुख को भौतिक सुख के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। भौतिक सुख के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे वर्तमान का युग उपभोक्तावाद का युग है। जैसे वर्तमान का युग उपभोक्तावाद का युग है। परिणामतः भौतिक सुखों पर ही बल दिया जा रहा है। परिणामतः भौतिक सुखों पर ही बल दिया जा रहा है। अगला पॉइंट, किसी व्यक्ति की इज्जत को उसके भौतिक संपत्ति से आका जा रहा है। किसी व्यक्ति की इज्जत को उसकी भौतिक संपत्ति से आका जा रहा है। अगला पॉइंट, शिक्षा की प्राप्ति भी भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने का साधन बन गई है। शिक्षा की प्राप्ति भी भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने का माध्यम बन गई है। अगला पॉइंट, जब विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओं से निकलते हैं तो उनका मूल्यांकन उनके पैकेज के आधार पर किया जाता है। उनका मूल्यांकन उनके पैकेज मतलब आर्थिक पैकेज, कितना कमाते हैं भैया। उनका मूल्यांकन पैकेज, आर्थिक पैकेज के आधार पर किया जाता है। अगला पॉइंट, यदि सुख को, अगला पॉइंट बनाएंगे, यदि सुख को भौतिक सुख के रूप में स्वीकार किया जाएगा, यदि सुख को भौतिक सुख के रूप में स्वीकार किया जाएगा
तो उसके कई नकारात्मक परिणाम निकलेंगे, उसके कई नकारात्मक परिणाम निकलेंगे, उसके कई नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कोई बताए? अधिक से अधिक जो संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्यों ना ऐसा होता, मैं जिस जिले में जाता वहां एक संपत्ति ले लेता, उत्तर प्रदेश कार्डर मिल गया तो जो 70 जिले तो हमारे 70 जिलों में संपत्ति, एक दिल्ली में रख लेता 71, इतनी संपत्ति हो जाती। ये क्या करेगा? अगर सुख जो है भौतिकता पे आ गया, आपको सुख उसमें नहीं मिल रहा है कि हम किसी को सुखी बनाएं, आपको सुख उसमें मिल रहा है कि चाहे कोई जितना भी रोता रहे, हमको अपना पैसा लेना है। आज कोई रो रहा है उससे हमको नहीं मतलब, हमारा लाए हो पैसा और हमारा ला दिए तो बस ठीक है, तुम रोते हुए जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट हमने सेट कर रखा है, ये कैप है, इतना तो हम जब तक लेते नहीं तब तक काम होता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि संसाधनों का दोहन होने लगेगा। जो आपके संसाधन है, जितने जितने पेड़ हैं वो सब कटवा देगा, अपने रहते हैं, काटो सब, ले चलो। इंडिया में बिकता है ठीक, नहीं तो विदेशों में बिचवा दो। क्या दिक्कत है? पैसा ही तो चाहिए। इतने लोगों से वादा किया है कि एप्पल दिलाऊंगा, एप्पल वाले भी सोच रहे होंगे कि सर ने जो एप्पल पकड़ लिया है। भाई अगर आपके संसाधन, आपका भौतिकता पे आपका बड़ा लोभ आ गया, नहीं ये चीज होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी आई नहीं BMW का एकदम नया मॉडल अभी चाहिए जो 1 महीने पहले आया, तो पुराना वाला क्या होगा? ये जो आधा आधा दाम पे क्या करता है, नई गाड़ी, वो पैसा कहां से आएगा? हमें कौन सी पैसे कमी है, हमें कौन सी पैसे कमी है? कह रहे फलाने, एक आदमी आ खड़ा, साहब बताएं क्या? यार वो वाली गाड़ी अच्छी लग रही है, और वो लेके आए 1 महीने पहले, वो जो व्यापारी खड़ा, साहब वही ले लीजिए। अरे नहीं दूसरी, ठीक साहब आ जाएगी, आ गई गाड़ी। आपको लग रहा है ये ऐसी बात नहीं है, आप हाँक जहां करे ये चीज, क्योंकि आपसे उसको भी लेना है। बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें जो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, वैसा दुकानदार वहां पे पहुंच ही नहीं पाता। जिस दुकानदार की आप बात सोच रहे हैं, अभी तो आप वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे, मैं जहां से बात कर रहा हूं वहां वो लोग पहुंचेंगे जहां पर ठेका पट्टा चाहिए, 50 करोड़ का ठेका चाहिए, जो 100 करोड़ का ठेका चाहिए, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं सारे। वो किसको मिलेगा? वो लॉटरी से मिलेगा। वो लॉटरी पहले ही निकल जाती है, लॉटरी पहले ही निकल जाएगी। बहुत सारे योजनाओं को इंप्लीमेंट करा, इसीलिए तो अभी गवर्नमेंट लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो भी लाभार्थी उनके खाते में सीधे पैसा दिया जाए, बीच में कोई कुछ ना कर पाए। जो डीबीटी हो गया, डीबीटी से पहले तो इतना लोगों ने पैसा कमा दिया, पूछिए मत। अब आपके पास आया जो खजाने में पैसा, फिर आपको बांटवाना है। जो प्रधान है, एक आगे तुम इधर आओ, ये लो 500, आया कितना भाई? अरे 500 आया था, आया 1500, 1000 उधर, खत्म 1000। ऐसे ही चलता था, पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा था। अब आपने उसको बदल दिया, 1 लाख रुपए भेजना है आपको मकान बनाने के लिए आदिवासियों को, तो उसके अकाउंट में, और वो भी जो 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 वहां की जो मुखिया है, जो महिला मुखिया, उसके अकाउंट। सरकार ऐसे ही नहीं बढ़ती जा रही है, पैसा सीधे पहुंचा दे रही है। अब पैसा पहुंच जाए तो आदमी, आप देखिए, पागल हो जाता है, नारा भी लगाएगा, उड़ भी देगा। पैसे में बहुत जोर है, ये भी पूंजीवाद है।
पैसा इलेक्शन के पहले जस्ट फ्लो कर दे कोई, हारता हुआ आदमी जीत जाएगा, हारता हुआ आदमी। गांव में मान लीजिए आपके खिलाफ माहौल है, आप ऐसे सोचिए कि आप लड़ रहे हैं छोटा चुनाव जो सरपंच का, ऐसे ही होता है। लोग उठते हैं रात में, हाँ नहीं हो, छोटे जितने इलेक्शन होंगे वहां उतना ही कत्ल होगा, वहां उतना ही पैसा चलेगा। रात में ही लोग हर आदमी बांट देता है, वो कोई अनैतिक नैतिक की बात ही नहीं सोचता। हो गया। तो यहां हमें इस तरीके से देखना होगा कि पहली बात तो ये होगा कि जो संसाधनों का दोहन, दूसरी बात ये है कि प्रदूषण, सब चीज आप जब समाप्त करने लगेंगे तो पेड़ पौधे कट जाएंगे, उससे प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी। और क्या होगा, मजबूत वर्ग लगातार मजबूत हो जाएगा, वो संसाधनों पर अपना कब्जा करता जाएगा, क्योंकि उसके ही भौतिक सुखों की पूर्ति होगी। जो गरीब व्यक्ति है वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। मजबूत वर्ग की स्थिति मजबूत होती जाएगी और वो लगातार अपनी स्थिति को जो बनाए रखने के लिए लोगों का हर प्रकार से शोषण करेगा, हर तरीके से शोषण करेगा। तो ये समझने की हमें जरूरत है कि कैसे शोषण होगा और क्या उसका रूप रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।